दीजिएगा। तो इस सॉफ्टवेयर में एक मिनट चाहिए। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा। सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट वेट कर लीजिए। दो मिनट वेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। नमस्ते मनोज जी। चलिए। जलपा जी मैंने दे दी है रिकॉर्डिंग, शायद आपको नहीं दी। जलपा जी अच्छा, नीचे दे दिया सर। ठीक है, देखिए समझिएगा बात को मेरी। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, दो मिनट वेट कर लीजिए। हम्म इधर देखिए, ट्रांजैक्शन में हम चर्चा कर रहे थे स्टॉक इशू वाउचर का, कि भैया इस वाउचर में हम किस टाइप के लेन देन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो नंबर वन मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें हमारे जहाँ मेन स्टोर में जो सामान रखा है, जो एक्सपायरी माल पड़ा हुआ है, उसको मेन स्टोर से अगर आपको स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करोगे, पहली चीज। फिर मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर आप गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपके दो लोकेशन पे अलग अलग गोडाउन्स हैं और सामान खरीद के गोडाउन में रखते हो, तो गोडाउन वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो भी आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करोगे। एंड थर्ड, देखिए मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपनी किसी ब्रांच और पार्टी को गुड्स सेंड कर रहे हो तो भी आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करोगे। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। मनोज जी रिकॉर्डिंग दे दी, ऑन कर लीजिए। अगर अगर हमें ध्यान दीजिएगा, मुझे थोड़ा पढ़ाने दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टॉक इशू वाउचर, तो मैंने कहा अगर आप किसी पार्टी को माल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो अपने यहाँ से, तो भी आप, या अपनी किसी ब्रांच में सामान ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज कर सकते हो। अभी मैं पूरा बताऊंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट ध्यान समझिएगा। स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं, स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं तो केवल और केवल हमारा इन्वेंट्री पार्ट इफेक्ट होता है, अकाउंट्स पार्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जैसे हमने अपने यहाँ से मान लीजिए आइटम न्यू की 25 क्वांटिटी किसी को इशू की, सेल बिल नहीं बनाया है, माल इशू किया है, तो आप स्टॉक इशू वाउचर से एंट्री कर सकते हो। तो स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉक तो लेस हो जाएगा, हमारे यहाँ से स्टॉक तो कम हो जाएगा, लेकिन सामने वाली पार्टी हमारे डेटर्स नहीं क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी पार्टी को माल ट्रांसफर करो लेकिन बिल नहीं बनाना चाहते हो तो आप स्टॉक इशू से कर सकते हो, एंटर। अब इधर देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मिस्टर राजेश हैं, मिस्टर राजेश प्राइवेट लिमिटेड, सपोज दैट मिस्टर राजेश प्राइवेट लिमिटेड ने मुझसे कहा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। राजेश प्राइवेट लिमिटेड ने कहा सर ये सामान भेज देना। हमने कहा बिल बना दें, क्या नहीं बिल मत बनाओ अभी। तो हम अगर हम अपने यहाँ से स्टॉक इशू करें तो हमारे से स्टॉक कम हो रहा है। तो स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं
तो अगर यहाँ से हम जो भी एंट्री पास करेंगे इस वाउचर से, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से हम जब भी एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उस पार्टी के लेजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए अभी राजेश जी का बैलेंस 0 है, राजेश जी को हम सामान इशू कर रहे हैं। राजेश जी ने कहा कि सर मुझे एडमिन कैप के 80 पीस दे दो, ठीक है। अब देखो स्टॉक कम हो गया, एडमिन 20 बचा, बी लॉन्ग के 25 पीस दे दो, ठीक। ये देखिए बी लॉन्ग 37 रह गया, स्टॉक कम हो रहा है। आइटम सी के 45 पीस दे दो, 200 में से कम हो गया, ठीक है, 355 बचा। अब ये सामान हम इनको इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक इशू वाउचर से जब हम एंट्री करते हैं, फिर मैं इसका यूज बताऊंगा कहाँ होता है। तो देखिए मैं इनको राजेश जी को अपने यहाँ से कितने रुपए का माल इशू कर रहा हूँ, 16,695 रुपए। तो मेरा ये स्टॉक तो मेरी बुक्स में से कम हो जाएगा, लेकिन सामने वाली पार्टी 16,795 रुपए से हमारे देनदार नहीं बनेंगे। देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करें, ये देखिए सेव हो गया ना। अब चेक करिए क्या इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग जनरेट हुई, नहीं। स्टॉक चेक करिए, एडमिन के 20 पीस, पॉइंट क्लियर। तो कहने का मतलब स्टॉक इशू वाउचर से जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो केवल हमारी इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, अकाउंटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम किसी पार्टी को, ये कच्चा मान सकते हो इसको, अगर हम किसी पार्टी को बिना बिल के सामान भेज रहे हैं, हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं इस पार्टी को हमने क्या क्या सामान भेजा है, तो स्टॉक इशू वाउचर से एंट्री कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस वाउचर का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है बिजनेस में, आप लोग में से कुछ लोगों के साथ वो होता हो। देखिए होता क्या है, जब आप सामान परचेज करते हो, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, आगे टॉपिक है सिखा दूंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझिए। जब हम परचेज करते हैं या जब हम सेल करते हैं, तो जब हम परचेज करते हैं गुड्स, तो कुछ सामान तो विद बिल परचेज करते हैं और कुछ सामान विदाउट बिल परचेज करते हैं, ठीक। इसी तरीके से जब हम सामान बेचते हैं तो कुछ सामान तो विद बिल बेचते हैं और कुछ सामान विदाउट बिल बेचते हैं। तो जरा मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप में से कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है विद बिल और विदाउट बिल का। हाँ जी, होता है कि नहीं। सर अगर तो एक हाँ नंबर में काम करना है तो विद बिल हो गया सर। ठीक है, अगर वो कच्चे में करना है बिना टैक्स के गवर्नमेंट को दिए करना है काम तो विदाउट बिल हो गया। बिल्कुल सही। हम्म। तो अब ये बताइए, अगर मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं करके दिखाऊंगा। जो ये वाउचर पढ़ लो यही यूज किया जाता है उसके लिए। म्यूट कर लीजिए सर। देखिए जैसे म्यूट कर लीजिए सर, मान लीजिए आइटम है ओमेज डी, हम ओमेज डी परचेज करने गए, मान लो किससे परचेज करने गए, जलपा जी से। हमने कहा जलपा जी हमें 200 पीस ओमेज डी दे दीजिए। तो जलपा जी ने कहा एक काम करो, इस पे ना फॉर एग्जाम्पल 12% जीएसटी है और इसका रेट है 100 रुपए, तो तुम्हारा 200 रुपये आइटम पड़ेगा 20,000 रुपए और प्लस 2400 रुपये, 2400 ही होगा ना, हाँ 2400 रुपये आपको और देना होगा जीएसटी। मतलब आप जलपा जी जब सामान खरीदेंगे तो जलपा जी से मैंने कहा सर 200 पीस ओमेज डी दे देना। उन्होंने कहा बिल चाहिए, हमने कहा बिल चाहिए। तो कह रहे हैं एक पीस ओमेज डी का दाम है 200 रुपये, तो सॉरी एक पीस ओमेज डी का दाम है 100 रुपये। तो उन्होंने कहा भाई आपका 20,000 रुपये तो वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया, मैं ठीक है, और इस पे टैक्स लगता है 12%, तो टोटल आपका हिसाब बनता है 20,000 और प्लस 2400 रुपये टैक्स। हमने कहा अच्छा। क्या जलपा जी ने मुझे ऑफर किया एक काम करोगे, हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा एक काम करो, इसमें से 100 पीस तो आप विद बिल खरीद लो, ठीक है। यानी 100 पीस पे आप टैक्स हमें दे दो 12%, जो हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे 100 रुपए के रेट से, इस हिसाब से, यानी 10,000 रुपए और प्लस कितना जीएसटी, 1,200 रुपए, सामान वही खरीदेंगे।
ठीक है। फिर जलपा जी ने कहा 100 रुपए, 100 यूनिट, बाकी जो 100 यूनिट हैं इस पे तुम्हारा 1200 रुपये बच जाएगा। इस पे तुम ये जो 12% जीएसटी दे रहे हो ये मत देना, ठीक है, ये मत दो हमें, सीधे हमें केवल 100 रुपये दे दो। तो इन्होंने कहा इसका हम बिल नहीं देंगे आपको, इसका हम आपको बिल नहीं देंगे। तो देखिए, अब जब 200 पीस खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपए जितने का सामान का दाम है वो, लेकिन टैक्स इन्होंने इस पे लिया, इस पे नहीं लिया। इसी को बिजनेस की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कच्चा पक्का। इसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कच्चा पक्का। ठीक। तो एक चीज बताइए, इसका तो इन्होंने बिल दिया, इसका तो इन्होंने मुझे बिल दे दिया, तो ये जो माल परचेज किए अपने यहाँ सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे तो ये लेन देन कहाँ रिकॉर्ड होगा? फटाफट बताइए। ये जो उमेश जी 100 आइटम परचेज की, इसको रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? चैट में लिख के बताइए। परचेज बिल। सर हाँ जलपा जी सर। ने मुझे सेल बिल दिया होगा तो मैं अपने यहाँ पे परचेज में जाऊं, परचेज बिल जलपा जी के लिए वो सेल बिल होगा। और जब मैं अपने यहाँ एंट्री करने जाऊंगा, मैं खरीद रहा हूं तो इसका बिल आया है तो मैं परचेज में गया, जलपा बिल नंबर डाला जो बिल दिया होगा, और उस बिल में जो जो आइटम है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक। अब मुझे ये बताइए, बाकी जो ये 100 पीस आपने परचेज किया है जिसका बिल नहीं मिला है, बिल नहीं मिला मतलब जीएसटी नहीं दिया आपने, तो ये भी तो सामान आपके पास आया। तो क्या मुझे ये बताइए, ये एंट्री आप परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हो? ये वाली चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो। इसका बिल नहीं लाए हैं आप, तो इस पे बिल नहीं लाए हैं मतलब जीएसटी नहीं दिया है। क्यों भाई? सभी लोग बताइए, क्या ये एंट्री, ये जब आपने सामान खरीदा होगा 200 पीस खरीद के लाए, लेकिन 100 का उन्होंने बिल दिया, सप्लायर ने आपको 100 का नहीं दिया, 100 पे टैक्स लिया, बाकी 100 आइटम पे टैक्स नहीं लिया, तो ये तो परचेज में नहीं हो सकती है। ठीक। अच्छा, अभी समझना, अभी आगे अभी हम बताएंगे सब। तो आपके पास उमेश जी का, अब ध्यान दीजिए, समझना बात को, उमेश जी का आपके पास 200 पीस है, लेकिन 200 पीस में से 100 पीस जो है वो विदाउट बिल है, यानी वो जब सामान खरीदा तो टैक्स नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये सामान जब आप किसी कस्टमर को, अपने यहाँ से 200 पीस है, 200 पीस में से ये 100 पीस मान लो विदाउट बिल है, तो अगर इन 100 पीस में से किसी को माल बेचोगे, आप अपने यहाँ से सेल करोगे, तो क्या उसका बिल काट सकते हो? मेरे कहने का मतलब 200 पीस है, 200 पीस में से 100 पीस का तो बिल मिला, 100 पीस विदाउट बिल खरीदा, उस पर टैक्स नहीं दिया, तो ये जब सामान आगे बेचोगे आप किसी को, तो क्या उससे इसका बिल काट सकते हो आप अपने यहाँ से? तुरंत पकड़े जाओगे, कहेगा खरीदे 100 थे, 200 का बिल कैसे काट रहे हो? क्वांटिटी 200 कैसे तुम्हारे पास हो गई? ये 100 पीस जो खरीद कर आया उसका बिल कहाँ है? नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह अगर आप इसमें से, मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, एक यहाँ पे ये एक बॉक्स और बनाता हूँ, ये 100 पीस विद बिल है, ये विद बिल है, ठीक है ना, समझिएगा, ये विद बिल है, और ये सामान विदाउट बिल है उमेश जी का। तो अगर इसमें से किसी को सामान बेचते हो तो इस पे तो आप जीएस, इसका तो सेल बिल काट दोगे, लेकिन अगर उमेश जी की इसमें से क्वांटिटी सेल करोगे तो आप बिल नहीं काट सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये देखिए, ये ही दो वाउचर आपके कच्चे पक्के में यूज होते हैं, स्टॉक रिसीव और स्टॉक इशू। अगर आपने माल परचेज किया और उसका बिल लिया, यानी उस पर टैक्स दिया है, तो आप परचेज से एंट्री करते हो। अगर आपने सामान खरीदा है लेकिन उस पर बिल नहीं मिला है, जीएसटी नहीं दिया आपने, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप स्टॉक रिसीव से करोगे, स्टॉक रिसीव वाउचर से। इसी तरीके से आप अपने यहाँ से सामान बेच रहे हो और उस पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तब तो उसका सेल बिल काट दोगे आप। लेकिन अगर कच्चे में सामान बेच रहे हो, उसका कच्चे में मतलब उस पर जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? स्टॉक इशू से। यानी स्टॉक इशू वाउचर का यूज, अगर हम किसी को कच्चे में माल बेच रहे हैं, पक्के में बेच रहे हैं तो सेल बिल से एंट्री कर देंगे, कच्चे में बेच रहे हैं तो स्टॉक इशू वाउचर से। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है ना कि स्टॉक इशू वाउचर, अगर आप, आपके पास स्टॉक है, कुछ कुछ सामान है जो 1 नंबर का, कुछ सामान है जो विदाउट टैक्स का है, तो अगर पक्के में सामान बेच रहे हो तब तो यहाँ पे सेल बिल से बिल काटो। पक्के में बेचो मतलब पक्के में खरीदा भी होगा, पक्का कच्चे का मतलब जिसपे टैक्स दे के आओ, जिसपे विदाउट टैक्स है।
और अगर कच्चे में सामान बेच रहे हो तो यहाँ पे गए। अब देखिए, मान लो हम किसी को सामान बेच रहे हैं कच्चे में, राजेश जी को, तो ये बताओ, देखो यहाँ कर्सर रुकता है। अब जब कच्चे में सामान बेचोगे तो क्या टैक्स लगाओगे? नहीं, तो यहाँ नो कर दो। ये देखो, टैक्स नहीं लगेगा। सीधे हमने कहा उमेश जी 10 पीस। अब देखना, यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है, देखो जीएसटी नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से अभी वो पूरा स्टेटमेंट आगे आपको और सिखाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना मैंने बता दिया कि अगर किसी आप स्टॉक कच्चे में सामान बेच रहे हो तो उसके लिए आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज कर सकते हो। और एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि स्टॉक इशू वाउचर से जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, आपके अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं स्टॉक रिसीव वाउचर, इसको देखते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। जस्ट स्टॉक इशू वाउचर का अपोजिट है स्टॉक रिसीव वाउचर। जैसे अगर आप सामान खरीद रहे हो पक्के में तो परचेज से एंट्री करोगे, और कच्चे में सामान परचेज कर रहे हो तो स्टॉक रिसीव से करोगे। ठीक, इसके अलावा इस वाउचर का यूज और भी होता है। जैसे मान लो, वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप मुझे सेल बिल जनरेट करके दे रहे हो किसी आइटम का, तो मैं अपने यहाँ कहाँ एंट्री करूंगा? अगर आपने मुझे सेल बिल जनरेट करके दिया है मुझे मेरे नाम का, तो मैं सॉफ्टवेयर में अपने यहाँ एंट्री कहाँ करूंगा, ये बताइए। अगर आपने सेल बिल काटा है तो मैं अपने यहाँ एंट्री कहाँ करूंगा? परचेज बिल में। ठीक, बिल्कुल सही। और अगर आपने मुझे स्टॉक एस्टिमेट दिया है, किसी मैं आपके यहाँ सामान लेने आया, आपने बिल नहीं काटा, मुझसे टैक्स नहीं लिया, एक पेपर पकड़ा जिसपे लिखा था एस्टिमेट और सामान दे दिया, तब स्टॉक रिसीव से। यानी अगर आप स्टॉक इशू से एंट्री करते हो तो मैं अपने यहाँ स्टॉक रिसीव से करूँ। तो स्टॉक रिसीव का मतलब समझ में आ गया, सिंपल नॉर्मल है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। स्टॉक रिसीव वाउचर से जब हम एंट्री करेंगे तो केवल इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, हमारे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, मुझे एंटर करके दिखा देता हूँ मैं। मैंने मान लो अतुल से सामान परचेज किया, अतुल जी का लेजर बनाया, अतुल जी हमारे क्रेडिटर हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर अतुल का डाल दिया, इनसे हम सामान खरीद रहे हैं। अतुल जी ने कहा सर अगर बिल नहीं बनवाओगे तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं लाओ सामान, तो सामान तो आया ना। तो अब यहाँ एंटर। अब देखो, यहाँ पे जब हम सामान यहाँ पे परचेज चढ़ाएंगे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन दोनों दिया है, यस करोगे लगेगा, नो करोगे नहीं लगेगा। ठीक, एंटर। हमने क्या खरीद लिया? मान लो एमलो गार्ड खरीद लिया विदाउट बिल, AL 100 पीस। तो जैसे ही मैं चढ़ाऊंगा तो मेरा स्टॉक तो बढ़ जाएगा, एमलो गार्ड 100 पीस मेरे यहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन अतुल जी मेरे देनदार, सॉरी लेनदार नहीं बनेंगे। ठीक है। तो स्टॉक रिसीव से जब हम एंट्री करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इश्यू करेंगे डिक्रीज होगी, रिसीव करेंगे इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही मैं सेव करूंगा, ये देखिए अतुल के लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक दिखा दें आपको अपना एमलो गार्ड का, ये देखिए चैट बॉक्स में लिख के बताइए पॉइंट क्लियर है स्टॉक रिसीव में। अब स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज एक और कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है, वो ध्यान दीजिएगा। बस यही छोटा सा है, मैंने बोला ना छोटा सा है, वो स्टॉक इशू का उल्टा है। अब स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज एक केस में और किया जाता है, वो केस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया, अगर आपको विदाउट बिल आपके पास आया है सामान तो उसको आप स्टॉक रिसीव से चढ़ा दो। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। और स्टॉक रिसीव से जब हम एंट्री, हाँ जलपा जी क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूछिए सर, अनम्यूट करिए, पूछिए पूछिए सर, फिर आगे बताएं हम। हेलो। हाँ बताइए हाँ, सर। हेलो। हाँ जी जी सर। सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई चीज आपने कच्चे में बेच दी किसी हम्म को, हम्म। ठीक है, लेकिन पेमेंट आपकी उसको महीने बाद आनी है, उसको हम फिर कच्चे में नोटेड करेंगे कि उस सिस्टम में उसके लिए भी कोई प्रावधान है हमारे पास? उसके लिए भी है सर, पार्टी की आउटस्टैंडिंग कच्चे पक्के की अलग अलग दिखाता है। ओके। ठीक है, ठीक। तो स्टॉक रिसीव का एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, अगर विदाउट बिल माल आपके पास आ रहा है। हाँ सर, सर बताओ सर, राजेश सर पूछो क्वेश्चन सर। सर हाँ ये बताइए मुझे कि जी सर। अगर अभी तो आपने एक आइटम का बताया सिर्फ, हम्म। अगर दो चार 10 आइटम हो या फिर 100 आइटम हो,
ठीक है। उसको हम अगर कच्चे में एंट्री करते हैं तो वो मुझे कैसे पता चलेगा स्टॉक की कितना स्टॉक मेरे पास कच्चे में है, कितना स्टॉक मेरे पास पक्के में? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है सर। देखिए इसमें मैंने आपको बोला था ना, वो आगे हम कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जी देखिए क्या होता है जब कंट्रोल रूम में यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी सेल रिक्वायर्ड ना सर, @ साइन एक लगाता है यहाँ पे, जैसे @ है, ट्रिपल है। तो जिन आइटम के बैच के ऊपर या MRP के ऊपर ये साइन आएगा ना, वो उससे पता चलता है ये कच्चे का माल है, ये पक्के का माल है। वो पढ़ाएंगे सर, राजेश सर बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ वाउचर का यूज बताया था, ठीक है। ठीक है सर, ठीक अभी मैंने यूज केवल बताया था, वो अब आपको मैंने बोला है तो मैं पढ़ाऊंगा उसकी, निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक। अब देखिए, हाँ म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। स्टॉक रिसीव का, स्टॉक इशू और स्टॉक रिसीव, एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर आपने विदाउट बिल सामान परचेज किया है तो स्टॉक रिसीव से एंट्री करेंगे। अगर आप किसी को विदाउट बिल सामान बेच रहे हैं, ठीक, कच्चे का माल सेल करने किसी को, तो स्टॉक इशू से एंट्री करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक तो ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि स्टॉक इशू या स्टॉक रिसीव से हम एंट्री करते हैं तो केवल हमारे इन्वेंट्री पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे अकाउंट्स में लेजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। अब स्टॉक इशू का यूज केवल इसके विदाउट बिल सेल करने के लिए नहीं किया जाता। इसके अलावा आपको पता चल गया था कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में सामान ट्रांसफर करना है तो भी आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करोगे। मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में सामान ट्रांसफर करना है, एक्सपायर गुड्स, तब भी आप स्टॉक इशू वाउचर का यूज करोगे। उसी तरह स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज एक और केस में किया जाता है, वो केस है, और सभी बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं, फिजिकल फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए भी हम स्टॉक रिसीव वाउचर का यूज करते हैं। तो अनम्यूट करता हूं। ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? हर बिजनेसमैन ही करता है ये एक्टिविटी, हर ट्रेडर करता है अपने यहाँ, बताइए। सर जो आपके पास प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट स्टॉक है, ठीक है, फिजिकली जो प्रेजेंट है। ठीक है। और देखिए मैं बताता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक। ये क्या होता है, ये जो एक्टिविटी है हर बिजनेसमैन करता है अपने यहाँ। अगर वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो हर बिजनेसमैन ये एक्टिविटी करता है। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ, इधर देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने सॉफ्टवेयर में स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, ठीक। अब देखिए अभी आपके यहाँ एडमिन कैप दिख रहा है, एज पर सॉफ्टवेयर, एज पर बुक्स, कि हमारे पास एडमिन कैप का 20 पीस होना चाहिए। ये जो स्टेटस दिखा रहा है मैं सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि भैया हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास एडमिन कैप का 20 पीस होना चाहिए। लेकिन इतना ही 20 पीस का स्टॉक तो शॉप में रैक में रखा होगा। तो आप अपने स्टाफ को बोलते हो भाई जाके रैक चेक करके आओ कि एडमिन कैप का 20 पीस हमारे पास पड़ा है या नहीं पड़ा है। वो जाता है, एडमिन कैप की रैक में से आइटम निकालता है, एक एक आइटम काउंट करता है, कहता हाँ सर 20 पीस है। तो जितना हमारी शॉप पे माल पड़ा है और हमारी सॉफ्टवेयर में जितना रिकॉर्ड दिखा रहा है, दोनों सही है, दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज जब दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि एडमिन कैप का हमारे पास 20 पीस का स्टॉक होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम रैक में जाके चेक करते हैं, देखिए ये रैक है, समझिएगा, ठीक है बहुत सिंपल कंसेप्ट, आपको मालूम होना चाहिए। हमारी रैक में एडमिन कैप दिया है कि हमारे पास 20 पीस पड़ा है फिजिकल, ठीक। और ये आपका है मार्क सॉफ्टवेयर, ठीक। मार्क सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि आपके पास एडमिन कैप कितना पड़ा है। इन्हीं दोनों को जो रिकंसाइल करते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अब मान लीजिए हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि हमारे पास एडमिन कैप का 20 पीस स्टॉक होना चाहिए,
लेकिन जब हम अपनी रैक में जाके फिजिकली उसको चेक करते हैं तो वहां पे दिखाता है कि 18 पीस है। मिसमैच हो रहा है ना, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि 20 पीस है और फिजिकली दिखा रहा है कि 18 है। तो इसी को मेंटेन करना बोला जाता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। यानी जितना आपके सॉफ्टवेयर में स्टॉक दिखा रहा है और आपके फिजिकल में जो स्टॉक पड़ा है, उन दोनों में जब डिफरेंस आता है तो उसी को करेक्ट करना बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। चैट बॉक्स में लिख कर दे, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर ना? फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब ये एक्टिविटी हर बिजनेसमैन करते हैं। कुछ लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, करते सभी हैं, मिलाते सभी हैं। अगर जो स्टॉक मेंटेन कर अपनी बुक्स में नोट कर रहा है तो मिलाएगा जरूर एक बार, ठीक है? ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा था कि हमारे पास एडमिन कैप का 20 पीस का स्टॉक होना चाहिए। ये एज पर हमारे सॉफ्टवेयर में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हमसे कहता है कि आपके पास एडमिन कैप का 20 पीस का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन जब हम फिजिकली रैक में जाके देखते हैं तो वहां पे केवल कितना दिखा रहा है? 18 पीस। ठीक, अब वो 2 पीस कहाँ गए? विदाउट बिल माल बेच, मतलब चोरी हो गए या बिल नहीं काटा उनका, वो डजंट मैटर, वो बात की बात है। अभी आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि जितना स्टॉक आपके फिजिकल में दिखा रहा है उतना ही आपकी बुक्स में होना चाहिए। फिर से समझिए, मैंने कहा मेरे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि मेरे पास एडमिन के 20 पीस है, लेकिन जब मैं अपनी शॉप में रैक में जाके चेक कर रहा हूँ तो वहां केवल 18 ही मिले। अब वो 2 पीस चोरी हो गए, खो गए, बिल नहीं काटा, वो बात की बात है। अभी हमें उस इंक्वायरी में नहीं जाना है। अभी हमें ये जानना है, अभी हमें ये करना है कि जितना फिजिकल हमारे पास पड़ा है उतना ही मेरे सॉफ्टवेयर में दिखाना चाहिए। इसी एक्टिविटी को बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। सर ऐसा कर क्यों रहे हो ये बताओ, मैं बताता हूँ। एक चीज बताइए, अगर आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सॉफ्टवेयर से बिलिंग करते हो, तो अगर जैसे मान लीजिए, सब समझना मेरे पास, जैसे मान लो जलपा जी मेरे पास आए, जलपा जी ने मुझसे कहा कि सर आपके यहाँ एडमिन कैप मिल जाएगा। हमने कहा रुक जाइए, स्टॉक देखा अपना, हमने कहा कितना चाहिए? कह रहे हैं 20 पीस चाहिए। सॉफ्टवेयर में कितना दिखा रहा है? 20। हमने कहा मिल जाएगा, क्या बिल बना दीजिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, यानी अगर कोई कस्टमर हमसे पूछता है कि भैया हमारे पास ये या आपके पास क्या ये आइटम है, क्या ये आइटम आपको मतलब ये आइटम मिल जाएगा, हमने कहा बिल्कुल। तो हम यहीं पे तो जाके चेक करते हैं। हमने कहा हाँ 20 पीस है, मिल जाएगा, क्या दे दीजिए। हमने इनको 20 पीस का बिल बनाया और सेव कर, ठीक, सेव कर लिया। और अपने एम्प्लॉय से कहा, ठीक है, हमने आपसे कहा कि अपने एम्प्लॉय से कहा भैया ले जाके 20 पीस निकाल के इनको दे दो। ठीक, अब क्या हुआ, जब एम्प्लॉय रैक से सामान निकालने गया तो उसको एडमिन कैप कितना मिला? 18 पीस। तो इसने आका सर एडमिन कैप तो अपने पास 18 ही है। अब कस्टमर के सामने आपकी इमेज थोड़ी खराब हो गई कि भाई हमने आपसे पहले कंफर्म किया था 20 पीस है ना, आपने कंफर्मेशन दिया कि हाँ 20 पीस हैं, तभी मैंने बिल बनवाया। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हमें क्या करना होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो स्टॉक दिखा रहा है और फिजिकल में जो स्टॉक है दोनों को टैली करना होता है, और दोनों में जहां डिफरेंस आते हैं उन डिफरेंस को फिजिकल के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होता है। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक, अब समझना, मान लीजिए मैंने बिल बना दिया, एक मिनट जाओ। मान लीजिए हमारे पास दिखा रहा है कि एडमिन कैप का 20 पीस का स्टॉक है, लेकिन जब रैक में जाके चेक किया तो वहां 18 ही निकले। तो मेरा फर्स्ट जो काम है वो ये है कि यहाँ पे जितना फिजिकल पड़ा है उतना ही यहाँ दिखना चाहिए। वो 2 पीस कहाँ गए, चोरी हो गए, वो बात की बात है। अभी जितना, ताकि हमें कस्टमर को बिलिंग करने में दिक्कत ना है। तो फिजिकल में कितना? 18। आपके सॉफ्टवेयर में कितना दिख रहा है? 20। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? देखिए, ट्रांजेक्शन स्टॉक रिसीव, नोट कर लीजिए, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के ट्रांजेक्शन को भी स्टॉक रिसीव से ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, एंटर।
एंटर। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ट्रांजैक्शन, स्टॉक रिसीव, एंटर, एंटर। यहाँ पे आपको मालूम क्या सेलेक्ट करना है? स्टॉक फीडिंग करंट, नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे यूज करना है, स्टॉक फीडिंग करंट, एंटर। ठीक है ना, स्टॉक फीडिंग करंट, ये एंटर करें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपके यहाँ कितना दिखा रहा है? 20 पीस। एक्चुअल में कितना है रिकॉर्ड में आपके पास? यहाँ से कोई जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है 20 पीस है और एक्चुअल में पड़ा है 18। तो जिस आइटम का मैच हो रहा है उसको सेलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको वो क्वांटिटी नहीं, मतलब ये नहीं 2 कम है तो 2 नहीं लिखना है यहाँ पे वो क्वांटिटी डालनी होती है जितना एक्चुअल मेरे पास है। कितना है? 18। बस सर, हाँ, और कुछ नहीं करना है। स्टॉक रिसीव वाउचर में जाएंगे, स्टॉक फीडिंग करंट में जाएंगे और यहाँ पर जितना स्टॉक आपके पास है उतना डाल दीजिए। देखो -2 अपने आप ले लिया। सेव करें, चेक करिए, ये देखिए। अच्छा, 2 दिन बाद, अब फिर चेंज करते हैं। 2 दिन बाद क्या हुआ कि मेरा स्टाफ मुझसे कह रहा है कि सर वो जो 2 पीस एडमिन कैप गायब थे ना, हमने कहा, कह रहे वो मिल गए। हमने कहा था वो, कह रहे वो सैंपलिंग के लिए गए थे, वापस आ गए। अब फिर गड़बड़ हो गया। फिजिकल में कितना हो गया? 20, हमारे यहाँ कितना दिखा रहा है? 18। मिसमैच कर रहा है। अगर फिजिकल में 20 है तो हमारे सॉफ्टवेयर में भी 20 दिखना चाहिए। वापस से वही करेंगे, ट्रांजेक्शन, स्टॉक रिसीव, करेंट, कुछ नहीं करना है। क्या है? एडमिन कैप, बैच सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फिर मैंने बोला जितना आपके पास है करंट में फिजिकल में वो क्वांटिटी डालते हैं, 20। अपने आप ये 2 कर देगा, देखिए। ठीक, सेव करिए। अब देखिए वापस जाके देखेंगे तो बढ़ जाएगा। ये देखिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया वाउचर। ठीक है, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ब्रेक एक्सपायरी इशू, रिप्लेसमेंट इशू, स्टॉक इशू से। अब हम बात करते हैं प्राइस डिफरेंस सेल और प्राइस डिफरेंस परचेज वाउचर की। ठीक है, इस पे देखिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो आज थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना है। हाँ जलपा जी, पूछ लीजिए क्वेश्चन। 1 मिनट, अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए सर। सर जैसे हमने भी पढ़ा करके कि 20 की जगह 18 पीस रहे हैं हमारे पास, वो चोरी हुए, हमारे को नहीं पता क्या हुआ करके, वो एक्चुअल में 18 ही रहे। वो जो 2 पीस की अमाउंट है वो हमारे टोटल उसमें हमारे को लॉस में कहीं दिखेगी, वो चीज वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी हमारे को? देखिए, ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन को बाद में हम उसको वो करते हैं, ट्रैक करते हैं कि कितना स्टॉक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू हमने वो किया है। उसको आप एंट्री पास करनी पड़ती है उसके लिए। ओके। ठीक है, उसके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए, अभी वो बता देंगे सर ना। अभी अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे एक आ रहा है प्राइस डिफरेंस सेल और प्राइस डिफरेंस परचेज। ये भी बहुत यूजफुल है, इसको ध्यान से समझिएगा। म्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं आज आपको ना एक पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ये यूज करते हैं। ठीक है ना, तो मैं उसके अकाउंट्स के बिहाफ पे वो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। उसका पढ़ भी रखे हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताइए, आप में से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो, क्रेडिट नोट। तो अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई बता सकता क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है? हाँ सुना होगा ना, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, बताइए। सर जो जब हम परचेज को सेल हम रिटर्न हाँ रिटर्न करते हैं करके, तो उसके ठीक, अगेंस्ट में हमारे को क्रेडिट नोट ठीक है, फर्म देती है सर। ठीक है। और बताइए, ये तो हमें मालूम था यही। और इसके अलावा और कोई आंसर है आप लोगों का क्रेडिट नोट का? चलिए, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्रेडिट नोट के बारे में, कि क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट में कब एंट्री करते हैं। आप इसको वाउचर लिख सकते हो, ठीक है।
क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, कब प्रिपेयर किया जाता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, किन कारणों से क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन होगी जब आप क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करोगे। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन से लेन देन होंगे जिनको आप क्रेडिट नोट वाउचर, यानी कौन से लेन देन होंगे जिनको आप क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। ठीक, तो कंडीशन नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। इफ इंक्रीज क्रेडिटर और डिक्रीज डेबिटर बट एडजस्टमेंट कंडीशन। ठीक है, अगर आपको कभी भी लगे कि आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं या आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि मेरे इस लेन देन में, यानी कोई भी लेन देन जिसमें आपको ये लगता है कि इस लेन देन में हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं या फिर आपके डेटर डिक्रीज हो रहे हैं बट एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन, यानी कोई फ्रेश लेन देन ना हुआ, कोई ना कोई सेटलमेंट हो या एडजस्टमेंट हो, तो उस लेन देन को हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ध्यान समझिएगा बात को, फिर से एक बार समझिए कि क्रेडिट नोट वाउचर का आप कब यूज करोगे। मैंने बोला कि अगर आपको कहीं किसी भी लेन देन में ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लेनदार बढ़ रहे हैं या डेटर घट रहे हैं, लेकिन ये जो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं किसी लेन देन में या डेटर घट रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई नया लेन देन नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो वो एंट्री आप क्रेडिट नोट में करोगे। ठीक, अभी मैं और भी कंडीशन बताऊंगा, ध्यान दीजिए। पहला, मान लीजिए मैंने मिस्टर ए से परचेज किया 10,000 का गुड्स, यानी मैंने मिस्टर ए से 10,000 का सामान खरीदा, तो मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा ना कि मिस्टर ए मेरे क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए से। मुझे बताइए ये लेन देन जो मैंने लिखा है ये कौन से वाउचर में रिकॉर्ड होगा? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे मैंने मिस्टर ए से 10,000 का सामान खरीदा, तो मिस्टर ए मेरे 10,000 से लेनदार हैं, तो ये बताइए ये लेन देन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा सॉफ्टवेयर में? फटाफट आंसर दीजिए, शॉर्ट में लिख के बता दिया करिए। हम्म, बिल्कुल सही, परचेज में। अब इधर देखो, मिस्टर ए जो हैं वो मेरे 10,000 से लेनदार हैं। मान लो ये अप्रैल में मैंने खरीदा था, बिल्कुल सही बताया, परचेज में होगा। अब मैंने आपको सिखाया है कभी भी आपको लगे कि आपके लेनदार बढ़ रहे हैं या देनदार घट रहे हैं, तो क्रेडिट नोट वाउचर में। अब मई मंथ में मिस्टर ए हमारे 10,000 से देनदार हैं, मई मंथ में आपने फिर मिस्टर ए से परचेज किया 25,000 का सामान, तो जब दोबारा आपने 25,000 का सामान खरीदा होगा तो पहले वो आपके 10,000 से लेनदार थे, इस लेन देन को करने पर आपके लेनदार बढ़ रहे हैं ना, मिस्टर ए आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, अब 35,000 के हो जाएंगे। तो बताओ ये सेकंड ट्रांजेक्शन मई में हो रहा है, ये लेन देन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा? बताइए, ये ट्रांजेक्शन मई वाला किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल सही, परचेज वाउचर में ये भी होगा। क्यों सर? आपने हमको सिखाया कि अगर आपको कहीं पे भी फील हो कि आपके क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो वो तो क्रेडिट नोट वाउचर में जाएगा। अब देखिए सर, मिस्टर ए यहाँ पे 10,000 से हमारे लेनदार थे, हमने दोबारा उनसे सामान खरीदा, तो हमारे लेनदार बढ़ रहे हैं, मिस्टर ए अब 10 से 35 हो रहे हैं। मैंने बोला कि एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रहा हो, यहाँ तो क्या हो रहा है, वही परचेज एक्टिविटी हो रही है, फिर से खरीदोगे तो 10 बार खरीदोगे 10 बार बढ़ेंगे। तो सर डेटर इंक्रीज कैसे होते हैं, सॉरी क्रेडिटर इंक्रीज कैसे होते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ठीक, मान लीजिए अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। हाँ, मिस्टर ए, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ रिटर्न मोड नहीं होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए, मान लीजिए अब क्रेडिट नोट की वाउचर की एंट्री कैसे होगी मैं समझाने जा रहा हूँ। अप्रैल में आपने मिस्टर ए से परचेज किया, कितने का? 10,000 का। आप अप्रैल मंथ में मिस्टर ए के पास गए और मिस्टर ए से कहा भाई 10,000 रुपए का उधार सामान दे दो। ठीक है, तो हमारे पास सामान आ गया और हमने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मिस्टर ए हमारे
क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए से। ठीक, अब समझना बात को, अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे तो यही तो पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और मिस्टर ए 10,000, यही एंट्री होगी ना, क्यों भाई? ठीक, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब आपने मिस्टर ए से उधार सामान खरीदा था 1 अप्रैल को, तो मिस्टर ए ने आपके सामने एक कंडीशन लगाई थी। वो कंडीशन क्या थी, ध्यान समझिएगा। जैसे आप लोग अपने आप को मिस्टर ए मान लो, मैंने आपसे 10,000 का सामान खरीदा, तो आपने मुझसे कहा कि भैया ये पैसा आप मुझे 30 दिन के अंदर लौटा दीजिएगा। यानी मैंने जब आपसे सामान खरीदा 10,000 रुपए का उधार में, तो आपने एक कंडीशन रखी कि जो 10,000 का आप सामान उधार में ले रहे हैं, इसका पेमेंट आप मुझे 30 दिन के अंदर कर दीजिएगा। हमने ऐसा बिल्कुल कर देंगे। तो आपने कहा सर अगर 30 दिन के बाद पेमेंट करोगे, तो जितने दिन बाद पेमेंट करोगे उतने दिन का हम आपसे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, तुमने किसी को 10,000 का उधार सामान बेचा और उसको बोला कि अगर ये 10,000 रुपए 30 दिन के अंदर दे दोगे तब तो हम 10,000 वापस लेंगे, और अगर 10,000 रुपए 30 दिन के बाद दोगे तो 30 दिन के बाद जितने दिन बाद दोगे उतने दिन पर 10% के रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आप, मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मिस्टर ए जो हैं वो मेरे 10,000 से लेनदार हैं, और मिस्टर ए ने मुझे बोला कि अगर ये पैसा आप मुझे 30 दिन बाद लौटाओगे तो इस पे हम 10% ब्याज लेंगे पर डे के हिसाब से। हमने कहा ठीक है। अब मैंने मिस्टर ए को आफ्टर 50 डेज 50 दिन बाद पेमेंट करने गया, तो मिस्टर ए ने कहा, मान लो कि ब्याज ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया कि भैया 800 रुपए इस पे इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। मिस्टर ए ने कहा भाई 30 दिन बाद पैसा दे रहे हो तो 20 दिन का ब्याज भी इस अमाउंट पे 800 रुपए बनता है, यानी आपको 10,000 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस 800 रुपए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक, हमने कहा ठीक है दे देंगे। तो अब अगर हम अपने यहाँ ये एंट्री पास करें, मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए अकाउंट DR 10,800 रुपए और टू कैश, भाई 10,800 हमारे पास से गया और उनको पे। ये बताओ ये एंट्री सही है गलत है? हमने आपसे 10,000 का उधार सामान खरीदा, ठीक, 10,000 का खरीदने के बाद हम आपका पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट लेट हो जाने के कारण आपने उसमें ब्याज भी जोड़ दिया कि इतना पैसा देना है, तो मैं ठीक है दे देते हैं। तो मुझे बताइए ये ट्रांजेक्शन सही है गलत है? रॉन्ग है, बिल्कुल सही गलत है। चलो दूसरा ट्रांजेक्शन करते हैं, अब बताना 50 दिन बाद हम पेमेंट, ये तो गलत है, मान गया आपकी बात, ये एंट्री गलत है, ठीक है। अब 50 दिन बाद हम पेमेंट कर रहे हैं आपको, तो आपने कहा मुझे 10,000 तो आप दोगे ही, 800 रुपए इंटरेस्ट भी दोगे। मैं ठीक है सर दे देंगे। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपए इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं 800 रुपए, ठीक। अच्छा अब बताओ, अब ये एंट्री सही है गलत है? अब देखो, अब बताइए एंट्री सही है कि भाई पेमेंट हम कर रहे हैं 10,800 रुपए, 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट था, 800 रुपए इंटरेस्ट था, टोटल ये बताओ सही है गलत है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, ध्यान समझिएगा। अकाउंट्स में एक रूल, देखो क्यों गलत है मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो इंटरेस्ट है ये कितने दिन का है? 20 डेज का, 20 दिन का है ना भाई। 30 दिन के बाद अगर पैसा देंगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 50 दिन बाद दे रहे हैं तो 30 दिन तक का नहीं लिया, 30 दिन के बाद पर डे के हिसाब से 20 दिन का कैलकुलेट किया इस अमाउंट पे, फॉर एग्जाम्पल 10% के रेट से, तो आपका ये आया, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है ये एंट्री क्यों गलत है, मैं बता देता हूँ अब मेरी बात को ध्यान समझो, वही बताने जा रहा हूँ जावेद जी कैसे, ठीक है। ये भी एंट्री गलत है। जैसे मान लीजिए, अनम्यूट करिए एक लोग, माइक को अनम्यूट करिए कोई एक पर्सन। जी सर। जैसे मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक। यस। आपने मुझे बोला कि भाई सर आप इसका पेमेंट मुझे 30 दिन के अंदर कर दीजिएगा। अगर 30 दिन बात करेंगे तो जितने दिन बात करेंगे पर डे के हिसाब से उस 10,000 पे 10% का हम ब्याज भी लेंगे आपसे, ठीक। अब मान लो आज 30 दिन बीत गए, आज 31वां दिन है,
तो आपके मन में क्या चलेगा कि गौरव सर मुझे 1 दिन का इंटरेस्ट देंगे, यानी आपके मन में आप अपने आप सोचा भी मैं गौरव सर से 1 दिन का इंटरेस्ट लूंगा, ठीक। अगले दिन क्या चलेगा कि मैं, या सिंपल सी बात करूंगा, मैं ये सोचूंगा, मैं अपने बिहाफ पे बात करता हूँ कि मैंने आपसे 10,000 का उधार सामान लिया और आपने मुझे बोला कि 30 दिन बाद पेमेंट करोगे, तो जितने दिन बाद पेमेंट करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे ही 30 दिन बीत गया, 31वें दिन मेरे मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि अतुल जी मुझसे 1 दिन का इंटरेस्ट लेंगे, राइट। यस सर। 32वें दिन 2 दिन का इंटरेस्ट लेंगे, 33 डेज 3 दिन का 3 दिन इंटरेस्ट का। लेंगे, यानी आप जितने दिन बीतते जा रहे हो उतने दिन के इंटरेस्ट अमाउंट से आप, मैं यही सोच रहा हूँ कि पैसा लोगे, लेनदार हो मेरे, यस सर। ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना होता है, ये गलत क्यों एंट्री है मैं बताऊं आपको। ये एंट्री गलत इसलिए है कि अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट 1 दिन का होता, अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट 1 दिन का होता तब ये एंट्री सही है। भाई ये बताइए 19वें दिन तक क्या आपने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया था? नहीं। तो पहले आपको क्या करना होता है, ये जो अकाउंटिंग का एक रूल होता है ड्यू एंड पेमेंट, पहले दिखाते हैं देना है फिर पे करते हैं। तो पहले आपको ये बताओ, आपने अपनी बुक्स में मिस्टर ए को कितने से लेनदार बनाया था? 10,000 रुपए से। अब 50 दिन बाद वो 800 रुपए आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे, तो ये 800 रुपए से भी तो वो आपके लेनदार हुए ना। तो पहले तुम्हें क्या करना है, 800 रुपए से मिस्टर ए को आप अपने यहाँ लेनदार बनाओगे, यानी आप ये एंट्री पास करोगे। इंटरेस्ट पे करना तो आपके लिए खर्चा हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मतलब जो पे नहीं किया हो गया, या इंटरेस्ट ही लिख दो, इंटरेस्ट डेबिट 800 रुपए और टू मिस्टर ए। अब ये बताओ, जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, इस एंट्री में कर क्या रहे हो, मिस्टर ए को 800 रुपए से लेनदार बना रहे हो, ठीक, यही तो कर रहे हो। जैसे ही ये एंट्री पास करोगे तो मुझे ये बताओ, ये एक एंट्री यहाँ ये पास की, परचेज डेबिट टू मिस्टर ए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो जैसे ही ये एंट्री पास करोगे तो मिस्टर ए आपके कितने के लेनदार हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद उसी दिन सेम टाइम पे आप पेमेंट कर दोगे मिस्टर ए डीआर और टू कैश, यानी ये 2 एंट्रियां होंगी। तो ये जो एंट्री पास कर रहे हो आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मिस्टर ए को 800 रुपए से लेनदार बना रहे हो, लेकिन कोई लेन देन नहीं हुआ है, कंडीशन थी जितने दिन के अंदर पैसा नहीं दोगे तो उतने दिन बाद, जितने दिन बाद पेमेंट करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला अभी सब समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट है डिक्रीज डेटर, डिक्रीज डेबिटर, ठीक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सेल किया मिस्टर पी को 20,000 का सामान, आपने मिस्टर पी को 20,000 का सामान बेचा, तो मिस्टर पी आपके देनदार कितने से हैं? 20,000 रुपए से, ठीक। अब आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब मिस्टर पी आपने मान लिया अप्रैल में बेचा, अप्रैल में बेचा, मई में मिस्टर पी आपके पास आए, मिस्टर पी आपके पास आए और मिस्टर पी ने आपको 5,000 का सामान वापस कर दिया, मिस्टर पी ने आपको 5,000 का सामान वापस कर दिया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, तो यहाँ पे डेटर कम हो रहे हैं ना। तो अभी जो इन्होंने बोला सेल रिटर्न, तो लॉजिक समझ में आ गया कि अगर आपको कोई भी लेन देन ऐसा लगता है जिसमें आपको लगता है कि हमारे डेटर बढ़ रहे हैं, सॉरी क्रेडिटर बढ़ रहे हैं या डेटर घट रहे हैं, बट कोई लेन देन नहीं हो, कोई सेटलमेंट या कंडीशन या एडजस्टमेंट हो, तो उस लेन देन को, यानी आप सेल रिटर्न वाला समझ में आ गया। इस अब सेल रिटर्न क्यों होता है? क्योंकि डेटर घटते हैं, ठीक। इसी तरीके से थोड़ा सा अकाउंटिंग से पॉइंट से अगर नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, अकाउंट्स का पॉइंट इन्वॉल्व है। डेबिट नोट वाउचर
क्यों सिखा रहा हूं मैं बताऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट चलता है, एक मिनट, हाँ इधर देखिए, इफ, देखिए डेबिट नोट वाउचर, कंफ्यूजन मत रखिएगा, नहीं समझ में आया कल फिर समझाऊंगा। क्रेडिटर, अगर आपको लगता है कि आपके डेटर बढ़ रहे हैं, कोई लेन देन ऐसा हो रहा है जहां आपको लग रहा है कि आपके डेटर बढ़ रहे हैं या क्रेडिटर घट रहे हैं, तो उस लेन देन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट नोट वाउचर में। एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले डेबिटर घटा के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने विजय से परचेज किया 20,000 का सामान, ठीक, आपने विजय से 20,000 का सामान खरीदा, तो विजय आपके क्रेडिटर हैं कितने से? 20,000 रुपए से। अब आपने क्या किया, रिटर्न विजय, आप विजय के पास गए, आपने विजय को कहा विजय जी ये 4,000 का सामान वापस कर लीजिए। तो आप क्या करो, विजय जी को सामान वापस करोगे और अपने यहाँ जो क्रेडिटर थे आपके 20,000 रुपए के, उसमें से 20,000 में से क्या कर दोगे, 4,000 कम कर दोगे। तो यहाँ पे इस लेन देन में क्या हो रहा है, क्रेडिटर घट ही तो रहे। तो क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट नोट, और मतलब परचेज रिटर्न, घटते हैं तो डेबिट नोट। इसी तरह डेटर, किसी डेटर को आपने माल बेचा, उससे आपने कहा कि इतने दिन बाद पैसा दोगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो भी डेबिट नोट। तो बस ये फंडा याद रखिएगा, बहुत सिंपल। डेबिट नोट, अगर डेटर बढ़े तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, फिर अपोजिट कर दीजिए, डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट नोट, क्रेडिटर घटेंगे तो डेबिट नोट, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट नोट, डेटर घटेंगे तो डेबिट नोट। ठीक। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जहां से आपको अपने डेटर्स या क्रेडिटर को घटाना होता है। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहां देखिए प्राइस डिफरेंस सेल दिया हुआ है, ठीक, एक दिया है क्रेडिट नोट, एक दिया है डेबिट नोट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैंने एक सेल बिल बनाया राजेश जी को। अब समझना मेरी बात को, मैंने राजेश जी को अपने यहां से एडमिन कैप बेचा 1 पीस, रेट क्या लगाया, 80 रुपए। ध्यान समझना, मैंने अपने यहां से एडमिन कैप का 1 पीस सेल किया राजेश जी को, सेल रेट क्या लगाया, 80 रुपए। बिल बना दिया, बिल बना दिया। अब मुझे लगा यार रेट ज्यादा लग गया, रेट कम लग गया, 80 का सामान नहीं था, 90 का सामान था, गलत बिल बन गया। इधर देखिए, मैंने जब इनको बिल बनाया तो हमने 80 रुपए पे बिलिंग कर दी, जबकि सामान का एक्चुअल दाम था 90 रुपए, रेट गलत डाल दिए। तो हमने राजेश जी को फोन किया और राजेश जी को बोला कि सर बिल गलत बन गया है, वो जो 80 रुपए में सामान बेचा है वो 80 का नहीं है, 90 का है। तो हम सेल भी मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, राजेश जी हमारे क्या हैं, डेटर हैं, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ बताओ डेटर को अब बढ़ाना है या घटाना है? बताइए गलती कहाँ हुई, डेटर अब सही क्या करना है, डेटर को बढ़ाना है या घटाना है, इंक्रीज या डिक्रीज, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज? हम्म, इंक्रीज करना है। तो अब ये पूरी एंट्री नहीं करनी है, बिल तो कट गया। तो हमने राजेश जी को बोला, राजेश जी मैंने आपको सामान जो बेचा है वो उसमें रेट गलत पड़ गया, वो 90 रुपए का सामान था, गलती से 80 रुपए का हमने आपको निकाल दिया, और राजेश जी ने अपने आप परचेस चढ़ा ली। तो मैंने राजेश जी को बोला अब ये बताओ डेटर बढ़ाना है तो कौन से वाउचर में एंट्री होनी चाहिए, फटाफट बताओ तो, बताओ किस वाउचर में एंट्री होनी चाहिए? डेबिट नोट, डेबिट, डेटर बढ़ाना है ना। अब देखिए समझिएगा मेरी बात को, तो हम ट्रांजेक्शन में गए, सेल में डिफरेंस आ रहा है, एंटर। अब क्रेडिट नोट में या डेबिट नोट, एंटर। अब यहाँ राजेश जी को हमें डेटर बढ़ाना है 10 रुपए से, एंटर किया।
आइटम क्या था, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, रेट डाल दीजिए, ये कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्या आइटम था, एमी फ्रू, कितनी, एक क्वांटिटी। देखिए अपने आप सब आएगा। अब यहाँ पे ओल्ड रेट था 80 रुपए, नया रेट कितना था, 90 रुपए। तो सर ये 10 ही रुपए लेगा, यहाँ पे रेट 10 रुपए ही लेगा। देखिए तो ये देखिए हमने इनको 10 रुपए से डेबिट नोट जनरेट कर दिया, यानी 10 रुपए 50 पैसे। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, राजेश जी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बढ़ जाएगा। ये देखिए 95 हो गया। 90 रुपए की एक क्वांटिटी, 5 रुपए टैक्स लग रहा था, समझ में आया। सेम उल्टा करते हैं, ये एंट्री डिलीट कर देते हैं। यहां से आप मॉडिफाई कर सकते हो। इधर देखिए, मान लीजिए मैंने राजेश जी को सामान बेचा, एचबीन कैप एक आइटम 80 रुपए का। फिर राजेश जी को फोन किया मैंने, राजेश जी ने अपने मैंने जो सेल बिल बनाया, इन्होंने अपने यहाँ परचेज चढ़ा ली। तो हम नया बिल नहीं बनाते हैं, हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू सेटल करते हैं। तो हमने राजेश जी को बोला कि राजेश सर, जो आपको सामान अभी बिल माल भेजा था ना, या मान लो राजेश ने उनको उस बात को पकड़ ली कि सर 80 रुपए का माल नहीं है तो 70 रुपए का है। तो हमने मान लो हम ही कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं, बातें की। हमने राजेश जी को बोला सर वो जो बिल गया है ना आपका एडमिन कैप का, रेट गलत लग गया है, 80 का नहीं 70 का होना चाहिए था, तो मैंने 80 बना दिया है, तो मैं उसका करेक्ट करके आपको भेज रहा हूँ। तो मैं बिल नहीं करेक्ट करूंगा पूरा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ होना चाहिए था 70, मैंने कर दिया 80। तो राजेश जी मेरे डेटर हैं, डेटर घटाना है यहाँ पे या बढ़ाना है, डिक्रीज या इंक्रीज, बताइए। हाँ, कम करना है ना, डिक्रीज करना है। तो फटाफट जरा आप देखिए चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर डेटर डिक्रीज हो रहे हैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे। वेरी गुड, आप समझ में आया मनोज जी। हाँ, देखिए क्रेडिट नोट, मनोज जी नॉन कॉमर्स है, इधर देखिए। अब यहाँ गया सेल में ही आ रहा है, एंटर। अब क्रेडिट नोट लेंगे, एंटर। कुछ नहीं करना है राजेश जी, यहाँ कुछ नहीं करिए। क्या आइटम, कौन सा आइटम है जिसमें गड़बड़ हुई है, एजमिन कैप, कितनी क्वांटिटी बेची है, हमने कहा एक, जितनी वो पूरी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा वहां पे। अब यहाँ पर ओल्ड रेट था 70 रुपए, नया रेट हमें, सॉरी 80 था, 70 लगाना है, ठीक। तो अब ये बताओ, डेटर को कम करना है, बढ़ाना है, तो न्यू रेफरेंस जाता है। जब यहाँ सेव करते हैं, अब बताओ यहाँ न्यू होगा या एडजस्ट होगा, 11 रुपए ज्यादा कर दिया उनका, कम करना है उनको, तो न्यू होगा या एडजस्ट होगा, बिल्कुल एडजस्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो एडजस्ट में गए और 8400 रुपए में से 11 रुपए कम कर देंगे, यानी अब इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा 73। अगर बढ़ाना होता तो न्यू करते, उतने रुपए का। तो मुझे ये बताइए, ये जो यहाँ पे दिया हुआ, इसका समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। यानी कभी अगर सेल बिल, सेम सेम अपोजिट ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है परचेज का, सेम परचेज का अपोजिट है। जैसे मैंने अपने यहाँ क्या, जैसे मान लीजिए, सिंपल एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपल ही है। तो मान लीजिए राजेश जी से मैंने सामान परचेज किया, और मान लो जलपा जी से मैंने सामान परचेज किया, नया लेजर बना देता हूँ, JLP, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग दिखने में थोड़ा आसानी रहती है ना। मैंने JLP से सामान परचेज किया, तो JLP ने सेल बिल मुझे भेजा होगा, मान लो एजमिन कैप ही ले लेते हैं। तो हमने इनसे एक पीस खरीदा 50 रुपए का, ठीक है, सपोज दैट 50 रुपए का, जिससे मैंने माल खरीदा, बेचा, मान लो उन्होंने बेचा होगा मुझे 50 रुपए में, तो मेरा परचेज रेट 50 रुपए है, और सेव कर लिया। अब जलपा जी मुझे फोन करके बोलते हैं, सर वो जो बिल नंबर सामान बेचा था ना 50 रुपए का, वो रेट गलत हो गया, ये जो आपने परचेज चढ़ाई है ये गलत है, वो गलती से रेट कम लग गया, 50 रुपए का नहीं था, वो 60 रुपए का था। तो जलपा जी अपने यहाँ क्या एंट्री करेंगे, मैं उन जलपा जी के लिए क्या हूँगा, डेटर हूँगा। तो वो क्या करेंगे, डेटर को अपने यहाँ इंक्रीज करेंगे, डेबिट नोट, वो मुझे डेबिट नोट इशू करेंगे। और ये देखिए मैंने अपने यहाँ JLP को क्रेडिटर कितने से बनाया है, 50, मतलब इस अमाउंट से, 52 रुपए 50 रुपए से। मुझे मतलब इसी पे भी डिस्कस करते हैं। मैंने अपने यहाँ क्रेडिट कितने से बनाया, 50 रुपए से। अब मुझे करना कितना है, 60 रुपए, यानी क्रेडिटर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्रेडिटर को अगर बढ़ाना है तो कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं, क्रेडिट नोट। तो परचेज में गए, क्रेडिट नोट दोनों दिया होता है, देखिए, ठीक है ना, एंटर, JLP,
अभी देखिए 52 रुपए से है, 10 रुपए से बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, पुराना रेट 50 रुपए है, नया रेट 60 डाल दिया। अब बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस, ठीक है। जब सेव करने जाएंगे ये तो एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ पे न्यू होगा। इतने रुपए से हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे, ठीक। सेम इसका अपोजिट होगा अगर घटाना होगा, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आप लोगों को आया होगा, ठीक है। कल एक बार फिर रिवीजन इसको कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम इतना रखते हैं, कल हमारा लेजर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस और करना है हमें, क्रेडिट लिमिट वगैरह कैसे सेट की जाती है, उन टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद ये अब सब नई चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, भेज देंगे जावेद जी।